अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रिवेंशन मेजर्स थे एंड कंट्रोल था डेंगू अवेयरनेस से रिलेटेड, उसमें हमारा जो सेकंड था, फर्स्ट वन हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया था वो था एट पर्सनल लेवल कि हम डेंगू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम जो है वो मेजर्स ले सकते हैं। अब सेकंड जो है वो है एट हाउस होल्ड लेवल कि घर में आप क्या ऐसे मेजर्स ले सकते हो, क्या आप ऐसी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर सकते हो कि आप जो डेंगू का रिस्क है उसको कम कर सको। कंट्रोल्ड स्प्रेइंग considering side effects of every part of house, under the furniture, behind the curtains, dark corners, store, and removing all junk items will eliminate the resting breeding heavens। कि आप स्प्रे करो अपने घर में, और स्प्रे ऐसा होना चाहिए कि जिसके आप पर जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स ना हों, यानी वो इतना भी जहरीला नहीं होना चाहिए। आप अपने घर के हर हिस्से में जो है स्प्रे करो, अंडर द फर्नीचर और कर्टन्स के पीछे जो डार्क कॉर्नर्स हैं, जो स्टोर्स वगैरह हैं, या जो एक्स्ट्रा ईमेल जंक्स वगैरह आपके घर में जितने भी जंक वगैरह पड़े हुए हैं, आइटम्स हैं, वहाँ पे करो और एलिमिनेट कर दो जो रेस्टिंग या ब्रीडिंग हेवन्स हैं, यानी जो इस से रिलेटेड जितनी भी मतलब एरियाज़ में आपको लगता है कि इसका रिहाइश हो सकती है, यानी मच्छर के हवाले से जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उन सबको ख़त्म कर दो। सो ये आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हो एट हाउस लेवल पे। अब जो हमारा आज का लेक्चर है सी लैंग्वेज का, उसमें लास्ट में एक प्रोग्राम है 9.8, राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड्स टू फ्लोट वेरिएबल्स एंड फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अब वेरिएबल दो हैं जो कि फ्लोट टाइप के हैं। तो हमने जो देखा था कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं वो तो इंटीजर पे अप्लाई हो सकते हैं, तो फ्लोट पे तो डिवीजन अप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन जब हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट कास्टिंग को यूज़ करेंगे, एक्सप्लिसिट जो कि बाय प्रोग्रामर होती है, तो उस तरह की जब हम कास्टिंग को यूज़ करेंगे तो फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे कास्ट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं ताकि हम दो फ्लोट वेरिएबल्स को डिवाइड कर सकें। अब यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होता है हेडर फाइल से एज़ यूजुअल, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन के फंक्शन के अंदर अब क्या चीज़ है, उसके स्टार्टिंग डेलीमीटर है और डेलीमीटर के अंदर टू वेरिएबल्स हमने लेने हैं। टू वेरिएबल्स जो है उनकी डेटा टाइप है फ्लोट और इंट है एक यहाँ पे सी। अब हमने थर्ड वेरिएबल क्यों लिया है, क्वेश्चन में तो था कि डिवाइड टू फ्लोट वेरिएबल्स। थर्ड वेरिएबल हमने इसलिए लिया है ताकि हम इसका रिजल्ट को भी तो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है ना, तो उसके लिए हमने थर्ड वेरिएबल लिया है। अब क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया और a इक्वल टू 10.3 है और b इक्वल टू 5.2 है, तो उनको जो है वो थर्ड वेरिएबल c है यहाँ पे, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू रिज़ल्ट जो है वो सबमिट होगा। c इज़ इक्वल्स टू इंट a, यानी जो a वेरिएबल है पहले उसको इंट में कन्वर्ट करो और जो b वेरिएबल है पहले उसको इंट में कन्वर्ट करो, देन उन पे मॉड्यूल्स ऑपरेटर को अप्लाई करो। तो जब a इंट में कन्वर्ट होगा तो वो बन जाएगा 10.3 से 10, और जो b है वो 5.2 से बन जाएगा 5। तो 5 को जब हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। सो द आउटपुट इज़ 0, रिज़ल्ट इज़ 0। अब रिज़ल्ट इज़ क्यों साथ लिखा हुआ है, क्योंकि जो आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट है उसमें ब्रैकेट के बाद डबल कोट्स के बाद रिज़ल्ट इज़ %d, तो डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है वो आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ डिस्प्ले होती है, तो इसलिए यहाँ पे रिज़ल्ट इज़ लिखा हुआ नज़र आएगा और %d की जगह पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर के लिए यूज़ होता है, और %d खुद डिस्प्ले नहीं होगा आउटपुट में, बल्कि उससे रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है वो डिस्प्ले होगी, और वो फंक्शनैलिटी क्या है, वो है 0, यानी सी का जो रिज़ल्ट आया है जो कि प्रिंट एफ के अंदर हमने सी लास्ट पे कॉमा से सेपरेट करके लिखा हुआ है, तो वो इंटीजर टाइप में है, तो हमने यहाँ पे %d यूज़ किया, इसलिए उसने 0 को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। उसने 0 पॉइंट समथिंग को डिस्प्ले नहीं करवाया बल्कि उसने 0 को डिस्प्ले करवाया। और लास्ट पे गेट ch है, ये गेट कैरेक्टर के लिए जो है वो एक फंक्शन है, और एंडिंग डेलीमीटर लगा के ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड होता है। सो इस मेथड से हम फ्लोट वेरिएबल्स को भी उन पे इंटीजर लाइक जो ऑपरेटर्स हैं लाइक मॉड्यूल्स ऑपरेटर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ हुई है, तो एक्सप्लिसिट में सी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि प्रोग्रामर जो है वो लिखता है कि यहाँ मैंने इसको इंट में कन्वर्ट करना है या किस मेथड में कन्वर्ट करना है। हाउ अबव प्रोग्राम वर्क्स, अब कैसे ये प्रोग्राम जो है वो रन हुआ, क्या इसने जो है फंक्शनलिटी परफॉर्म की। द अबव प्रोग्राम फाइंड्स द
रिमाइंडर ऑफ 2 फ्लोट वेरिएबल्स यूजिंग मॉड्यूल्स ऑपरेटर। कि इस प्रोग्राम ने करना क्या था, इसने रिमाइंडर निकालना था 2 वैल्यूज़ का, और वो 2 वैल्यूज़ कौन सी थी, वो फ्लोट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ थी। द मॉड्यूल ऑपरेटर कांट वर्क विद फ्लोट वेरिएबल्स, सो टाइप कास्टिंग इज यूज टू कन्वर्ट दीज वेरिएबल्स इनटू इंटीजर्स इन द एक्सप्रेशन। The result of the expression will be 0. So this is the concept of this program. अब जो आपकी बुक की सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइज, तो उसमें कुछ ये पोर्शंस हैं, इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डेटा टाइप वुड यू यूज़ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स। जैसे है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट योर स्कूल, तो नंबर जो है ये ऐसी वैल्यू है जिसको काउंट किया जा सकता है। तो जिस वैल्यू को काउंट किया जा सकता है वो इंटीजर में जाती है, और वो वैल्यू जिसको मेजर किया जा सकता है, या जैसे टेबल की लेंथ है, तो टेबल की लेंथ जो होती है वो पॉइंट्स में जा सकती है, या किसी पर्सन की हाइट है तो वो पॉइंट्स में भी जा सकती है, वो फुल वैल्यू के साथ साथ पॉइंट्स में भी जा सकती है, लाइक 4.8, 5.2। तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, ये पॉइंट्स में जा सकती हैं। तो जो पॉइंट्स में होती हैं वो फ्लोट में जाती हैं। जो फुल नंबर होते हैं, जैसे बच्चों की तादाद है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एट योर स्कूल, तो वो काउंटेड वैल्यूज़ हैं, सो इट्स डेटा टाइप विल बी इंटीजर। सेकंड है अ लेटर ग्रेड ऑन एन एग्ज़ाम। जो आपका जो एग्ज़ाम शीट होती है, जो मार्क शीट होती है, उस पर क्या लिखा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है कि A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, F ग्रेड है, D ग्रेड है। तो दीज ग्रेड्स आर कैरेक्टर वैल्यू, ये एक सिंगल वैल्यू होती है। तो सिंगल वैल्यू या जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है, दैट विल बी, इट्स डेटा टाइप विल बी कैरेक्टर। थर्ड वन इज़ एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास। तो एवरेज मार्क्स जो होते हैं वो तो पॉइंट्स में होते हैं, तो पॉइंट में कोई भी चीज़ होगी तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट। सो दिस इज़ द टेबल ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड वेरिएबल नेम्स इन सी। वैलिड कौन से हैं, इनकम। अब इनकम को अगर हम देखें तो हमने जो वेरिएबल के नेमिंग रूल्स पढ़े थे उसमें ये था कि फर्स्ट लेटर शुड बी आ अल्फ़ाबेट, नॉट अ डिजिट और सिंबल। यानी जो फर्स्ट लेटर है वेरिएबल के नेम का वो डिजिट या सिंबल नहीं हो सकता, अंडरस्कोर स्टार्ट पे हो सकता है, या फिर जो है वो अल्फ़ाबेट्स, गिनती कभी भी स्टार्ट पे नहीं हो सकती। तो इनकम जो है वो एक वैलिड वेरिएबल नेम है। फिर आता है टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स के अंदर टोटल भी ठीक है, मार्क्स भी ठीक है, लेकिन दरमियान में जो इन दोनों के दरमियान में स्पेस है वो गलत है। तो अगर इसको हम वैलिड में लाना चाहते हैं तो हम टोटल अंडरस्कोर मार्क्स यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर टोटल और मार्क्स को ज्वाइन करके लिख सकते हैं, उनमें से स्पेस ख़त्म कर सकते हैं। तो अब वेरिएबल कांट हैव स्पेस इन इट, तो ब्लैंक स्पेसेस जो अलाउड नहीं होती वेरिएबल के नेम में। थर्ड जो इसमें आता है वो है डबल। डबल तो एक डेटा टाइप है, रिजर्व वर्ड है, तो रिजर्व वर्ड कभी वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज़ नहीं हो सकते। क्या हम इसमें लिख सकते हैं डबल डेटा टाइप के साथ आगे हम वेरिएबल का नाम भी डबल लिखते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। सी लैंग्वेज जो है वो, या जो कंपाइलर है वो उसमें एरर जनरेट कर देगा। तो डबल जो है वो वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता। अ कीवर्ड कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। नेक्स्ट इज एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर क्या होता है, इनवैलिड है। अ वेरिएबल कांट हैव हाइफन इन इट। अब अंडरस्कोर और हाइफन में डिफरेंस है। अंडरस्कोर सेंटर में आता है, और अंडरस्कोर जो है वो नीचे करके आता है बेस में, और जो होता है हाइफन वो सेंटर में आता है। तो आपने ये डिफरेंस रखना है कि आपने अंडरस्कोर अप्लाई करना है दो वेरिएबल्स के दरमियान में। अगर आपने स्पेस को ख़त्म करना है तो वहाँ पे अंडरस्कोर लगाना है, हाइफन नहीं लगाना, दैट विल बी इनवैलिड। नेक्स्ट वन इज़ रूम नंबर। अब नंबर जो है वो एक स्पेशल सिंबल है। हमने जब वेरिएबल के नेमिंग रूल्स देखे तो उसमें जस्ट अंडरस्कोर को आप लगा सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा जो सिंबल्स हैं @ डॉलर साइन, हैश या कोई ब्रैकेट वगैरह वो अप्लाई नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम में। सो रूम नंबर इज़ इनवैलिड वेरिएबल। नेक्स्ट है अंडरस्कोर एरिया। अब अंडरस्कोर स्टार्ट पे है, इट्स वैलिड। एरिया जो है वो भी एक वैलिड नेम है, तो ये चीज़ हो गई वैलिड। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ सीट्स। अब ये 3 डिफरेंट जो है वो वर्ड्स हैं, 3 डिफरेंट वर्ड्स को आपस में जो है कंबाइन किया गया है विद द सिंबल अंडरस्कोर, दैट इज़ वैलिड। यानी अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के दरम्यान में जस्ट स्पेस दे देते तो वो इनवैलिड हो जाता। यानी आप स्पेस नहीं दे सकते, तो स्पेस को फिल करने के लिए अंडरस्कोर लगा दिया, सो दैट विल बी वैलिड। नेक्स्ट आता है लॉन्ग। तो लॉन्ग भी तो एक रिजर्व की वर्ड है, ये तो एक डेटा टाइप है, तो ये भी यूज़ नहीं हो सकती एज वेरिएबल नेम। नेक्स्ट वन इज़ आइटम। आइटम जो है ये वैलिड है,
क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा सिंबल यूज़ नहीं हो रहा, इसमें शुरू में कोई जो है वो गिनती का लफ्ज़ नहीं आ रहा, इसमें काउंटिंग नहीं आ रही, नंबर्स नहीं आ रहे, या फिर कोई एक्स्ट्रा सिंबल यूज़ नहीं हो रहा, सो दैट विल बी वैलिड। लास्ट वन इज़ मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड जो है ये भी एक वैलिड जो है वो वेरिएबल है, नेम आप वेरिएबल का नेम जो है मैक्सिमम स्पीड यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें दो जो नंबर्स हैं, दो जो इसमें यूज़ हो रहे हैं वर्ड्स, उनके दरमियान में स्पेस अप्लाई नहीं की गई, बल्कि स्पेस को फिल कर दिया गया है अंडरस्कोर के सिंबल से। अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें है लेट W, X, Y एंड Z एंड EZ द नेम्स ऑफ 4 फ्लोट वेरिएबल्स हैं। हमारे पास W, X, Y, Z जो हैं ये 4 वेरिएबल्स हैं और इनकी डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। लेट A, B, C बी द नेम ऑफ 3 इंटीजर वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स हैं जो कि इंटीजर हैं A, B, C, और W, X, Y, Z जो हैं ये 4 फ्लोट वेरिएबल्स हैं। Each of the following statement contains one or more violations of the rules for forming arithmetic expressions। अब ये जो 4 फ्लोट वेरिएबल्स थे एंड 3 जो इंटीजर वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान में कुछ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बनाए गए हैं और इन एक्सप्रेशन में कुछ मिस्टेक्स की गई हैं। तो री राइट दीज स्टेटमेंट सो दैट इट इज़ कंसिस्टेंट विद दीज रूल्स। तो आपने जो है वो इसको करेक्ट करके लिखना है। तो अब द फर्स्ट वन इज़ इनवैलिड एक्सप्रेशन एंड द सेकंड वन इज़ वैलिड एक्सप्रेशन। अगर हम इनवैलिड की तरफ आते हैं, z इज इक्वल्स टू 4.0 W स्टैरिक y सेमीकोलन। अब इसमें मिस्टेक क्या है? z भी ठीक है, हमने वो ऊपर फ्लोट की डेटा टाइप ली थी, दैट इज़ करेक्ट। इक्वल टू 4.0 भी ठीक है, W भी ठीक है, स्टैरिक भी ठीक है, y भी ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ पे है? मिस्टेक ये है कि जो 4.0 W है, इनके दरमियान में कौन सा ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है? तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी तो होना चाहिए। तो इसलिए जब इसको वैलिड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 4.0 W के दरमियान में स्टेरिक आ जाएगा। अब जो सेकंड है y इज इक्वल्स टू वाई जी, तो वाई जी के दरमियान में हो क्या रहा है? क्या इनके दरमियान में ऑपरेशन हो रहा है? क्या इनके दरमियान में ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद है? तो दैट विल बी ऑब्वियसली स्टेरिक। कि दो वैल्यूज़, जिस तरह मैथमेटिकल मैथ्स में भी आप देखते हो, तो दो वेरिएबल्स जब आपस में इस तरह आ रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसको स्टेरिक से फिल किया जाएगा। थर्ड वन इज़ a इज इक्वल्स टू 6b4, तो 6b4 के दरमियान में भी स्टेरिक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है c इज इक्वल्स टू 3 इंटू a प्लस b ब्रैकेट क्लोजिंग है। अब 3 जो है ये भी स्टेरिक है इसका, यानी ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ। जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ होती है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो यहाँ पे भी सेम वही काम हो रहा है। द लास्ट वन इज z इज इक्वल्स टू 7w प्लस xy। तो 7 जो है, अब 7.0 यहाँ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि z की जो डेटा टाइप थी वो फ्लोट थी, और ऊपर हमने फिर 3 को पॉइंट क्यों नहीं किया? क्योंकि c की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। ऊपर वाले a में भी हमने 6.0 या 4.0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि a और c दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है, तो उनको हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। लेकिन z के साथ जो वैल्यू 7 है उसको हम पॉइंट्स में ले जाएंगे, क्योंकि z की डेटा टाइप इंटीजर है। तो 7.0 स्टेरिक w प्लस x स्टेरिक y। सो दिस इज़ आवर लेक्चर। आई होप सो कि अंडरस्टैंड किया होगा आपने। अल्लाह हाफिज़।